नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल शर्मा और आप लोग देख रहे हैं 4 PM। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत इस नेटवर्क पर। मॉनसून सेशन पार्लियामेंट का कल ही खत्म हुआ है, आपको याद होगा ही, ऑब्वियसली कल ही खत्म हुआ है। 20 जुलाई से चल रहा था और 13 अगस्त को खत्म हुआ है। ये तो कोई नई बात नहीं है। आप बोलेंगे हाँ ये नई बात नहीं है। नई बात क्या है कि बीजेपी एक तरह से मजबूत स्थिति से लोकसभा फेस करने आई थी अपने, क्योंकि वो चुनाव जीती थी। आसाम में और वेस्ट बंगाल में बड़ी विक्ट्री हुई थी। इसके अलावा उन्होंने एक तरह से अगर आप देखें तो पार्टी में टीएमसी में खास तौर से तृणमूल कांग्रेस, जो कि ममता बनर्जी की पार्टी थी, उसके कुछ एमपीज भी टूट के एनसीपीआई में चले गए, जिसको मैं नॉन एग्जिस्टेंट पार्टी मानता हूं। एनसीपीआई उसमें चले गए। उन्होंने सपोर्ट करा किसको? एनडीए को। ऐसे ही अगर आप देखें, आपके भी 7 राज्यसभा सांसद टूट के चले गए बीजेपी में। सांसद गए दोनों पार्टियों के। इसके अलावा टीएमसी के कुछ विधायक भी टूट के चले गए। तो बीजेपी इस बैकड्रॉप के अंदर आई थी और बड़ी खुशी खुशी आई थी, मजबूत स्थिति में आई थी कि अब के तो हम पार्लियामेंट में तहलका मचा देंगे। पर ये हुआ क्या? बीजेपी बैकफुट पे कैसे आ गई? पूरा सेशन धो डाला ऑपोजिशन ने, और इसका जवाब उनके पास नहीं था, किसी के पास में भी बीजेपी के। क्या हुआ ऐसा बीजेपी के साथ जो इतना खुश आई थी, जो कि फ्रंट फुट पे बैटिंग करना चाहती थी, जिसको हम क्रिकेट टर्मिनोलॉजी में फ्रंट फुट पे छक्के मारना चाहती थी, वो 1 रन लेने में भी तकलीफ में आ गई। ऐसा क्या हो गया? इतने सारे लोग तोड़े, नंबर भी बढ़ाए, सब करा, पर वो बात पार्लियामेंट में नहीं आ सकी जिसकी उनको उम्मीद थी। एक तरह से वो बैकफुट पे आ गए फ्रंट फुट की जगह। अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो आप इसको समझना चाहें तो आप इसको समझ सकते हैं कैसे करा होगा और क्या हुआ ऑपोजिशन के साथ में। देखिए, बीजेपी अब के ये सोच के आई थी कि हम परिसीमन का बिल लेके आएंगे, उसके लिए हमारे को सपोर्ट मिलेगा पूरा। किससे? हमारे सांसद तो हैं ही 293, उसके अलावा 20 आ गए टीएमसी के, तो कितने हो गए? और इसके अलावा शिवसेना भी तो तोड़ी थी, मैं तो भूल गया, माफ कीजिएगा। शिवसेना, उद्धव, उनके सांसद भी तो जाके मिले। इसके अंदर 6, तो क्या हुआ था टोटल? 20 उनके, 6 उनके, 26 और 293, 319 हो गए थे। और ये माना जा रहा था कि बीजेपी इस आंकड़े को, ज्यादातर गोदी मीडिया तो हिसाब भी लगाने लगा था साहब, अब तो पूरा हो गया आंकड़ा। गोदी मीडिया के पास और कोई काम ही नहीं है, मैं कहता हूं और कोई काम ही नहीं है इसके अलावा। अब तो आंकड़ा पूरा हो गया। अब तो डिलिमिटेशन बिल या हम इसको बोले परिसीमन बिल बीजेपी लेके आ जाएगी पार्लियामेंट में। एफसीआरए वो भी पास हो जाएगा, अब क्या दिक्कत है? विमेन्स रिजर्वेशन बिल वो भी हो जाएगा, सब पास हो जाएंगे साहब। पर साहब, ये सारा खेल बिगाड़ा किसने पहले? सीजेपी ने, कॉकरोच जनता पार्टी ने, जिसने मार्च निकाला 20 तारीख को पहले ही दिन पार्लियामेंट की तरफ, जंतर मंतर से दिल्ली में पार्लियामेंट की तरफ लाठीचार्ज हुआ, अभद्र व्यवहार हुआ। कई बार हम इस पे बात कर चुके हैं, लड़कियों के साथ में। इसके अलावा कीलों से, लाठियों से मारा गया, आंसू गैस छोड़ी गई, ये बात तो हम कई बार कर चुके हैं। पर इसका अंतर यह पड़ा कि ऑपोजिशन को एक नैरेटिव मिल गया हाथ में, एक बात करने की स्थिति में पहुंच गई। और जो पार्टी फ्रंट फुट पे बैटिंग करने आई थी, वो एकदम से बैक फुट पे चली गई। जवाब ही नहीं था, आप देखिए, इस चीज का इनके पास में। और आप एक अजीब सी सिचुएशन देखेंगे, जो इनके मेन बैट्समैन थे, फिर क्रिकेट की बात कर रहा हूं, जो इनके मेन खिलाड़ी थे, वो खिलाड़ी तो बाहर ही नहीं निकले अपने कमरों से। वो कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। संसद परिसर तो आए, पर हाउस में नहीं आए, संसद में नहीं आए। और वही उनके मेन, मैं बोलूं, वक्ता हैं।
वो ही ऑपोजिशन को कॉर्नर करते हैं या उनको अपने भाषणों से परेशान कर सकते हैं। वो दोनों ही गायब थे। तो इसका असर क्या पड़ा? इसका असर ये हुआ कि ऑपोजिशन हैवी पड़ गया, और जो ऑपोजिशन इधर टूट फूट नजर सी आती थी कि हो सकता है कि शरद पवार की पार्टी आपके सपोर्ट दे दे डिलिमिटेशन में, परिसीमन में बीजेपी का, या डीएमके दे दे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं कि डीएमके ने दूरी बना ली। जब से वो चुनाव हारी है, 22 सांसद हैं, आप देखिएगा डीएमके के, जब से वो चुनाव हारी विधानसभा में, उन्होंने इंडिया ब्लॉक से दूरी बना ली थी। ये माना जा रहा था कि शायद वो कंडीशनल सपोर्ट दे दे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और सारी बात अटकी होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री के वक्तव्य पे कि ये लाठी चार्ज का ऑर्डर किसने दिया, ये पैलेट गन्स कथित तौर पे चली हैं, किसने दिया, ये कीलों से लदी लाठियों को भांजने का ऑर्डर किसने दिया। ये बातें उठी और ये उठती रही 20 तारीख से लेकर 12 तारीख को। 13 तारीख को तो साहब आपने वंदे मातरम गाया, उसके बाद खत्म ही कर दिया ओम बिरला जी ने, अनिश्चितकालीन स्थगित ही कर दी लोकसभा को। झगड़े में ही नहीं पड़े वो, तो उनका खत्म करो। अमित शाह का नहीं आना या नरेंद्र मोदी का सदन में नहीं आना, इस चीज ने एक चीज दर्शाई कि क्या वो डर गए हैं, क्या वो फेस नहीं करना चाहते हैं ऑपोजिशन को, क्या वो बोलना नहीं चाहते हैं, या उनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। एक ये परसेप्शन जनता में बना कि शायद अमित शाह, लोह पुरुष, अपने आप को लोह पुरुष बोलते हैं और अपनी तुलना करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल से, शायद वो डर गए हैं। ये परसेप्शन बना, ये आपको मानना पड़ेगा। और इस परसेप्शन की वजह से जो लोगों के दिमाग में एक बात बनी, परसेप्शन से मेरा मतलब लोगों के दिमाग में एक बात बनी, उससे एक बात, पूरे नैरेटिव जो था वो चेंज हो गया और हर जगह ये फैल गया कि अमित शाह आपके डर गए हैं। अरे भैया, लोह पुरुष कैसे डर सकता है? पर डर गए थे, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों नहीं आए? और आए तो ये क्या कंडीशन लगाई, एक दिन पहले 12 तारीख को 3 बजे से लेके अगले दिन 3 बजे तक चर्चा करते हैं, पर जब वो बोलेंगे तो पूरा जो विपक्ष या पूरा सदन है वो चुप बैठ के सुनेगा। मैंने आपको उस दिन भी कहा था, बच्चों के लिए होता है, क्या होता है, फिंगर ऑन द लिप्स, ये टीचर बोलती है। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या अमित शाह की बात, हर बात सही होती? क्या ऑपोजिशन को हक नहीं था उसके ऊपर क्वेश्चन पूछने का? ऐसा कैसा वक्तव्य, ऐसी कैसी आपने बात करी? इससे ये प्रूव होता था कि अमित शाह डर गए हैं। प्रधानमंत्री अब के वो वाले प्रधानमंत्री नहीं रहे जो कि अपनी ओरेटरी स्किल्स या बोलने के तरीके से जाने जाते हैं। डर गए, अब कैसा लगा दोनों के दोनों, इसलिए वो शायद नहीं आए। तो अब आगे क्या? थोड़ा सा क्वेश्चन ये भी आएगा, आगे क्या? क्या कांग्रेस इस चीज को आगे परस्यू करेगी? क्या इसको आगे बढ़ाया जाएगा? उनको ऐसा मुद्दा मिला है, ये सीजेपी, कांग्रेस, कॉकरोच जनता पार्टी ने उनको प्लेटर पे दिया, उनको थाली पे सजा के दिया है ऑपोजिशन को। तो क्या ऑपोजिशन को बढ़ाएगी? मुझे लगता है पूरा का पूरा बढ़ाने की उम्मीद है। आप लोगों को ध्यान होगा, छात्रों गूंज करके एक प्रोग्राम करते हैं राहुल गांधी। अभी तक कोटा हो चुका, देहरादून हो चुका, प्रयागराज हो चुका, अब शायद पटना होगा, दिल्ली होगा, कई जगह होगा। और रोजाना जो वार करे राहुल गांधी ने एक्स के ऊपर, उसने भी सोशल मीडिया के ऊपर तहलका मचा दिया। इसका जवाब आईटी सेल, आप देखिए बीजेपी की अब की फेल सी नजर आई। अमित मालविया के मुझे तो स्टेटमेंट ही नजर नहीं आया ज्यादा, बिल्कुल फेल सी नजर आई। तो क्या पूरा का पूरा सिस्टम बीजेपी का कलेप्स हो गया, या खत्म हो गया था, नैरेटिव हाथ से निकल गया था, या उनके समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें? बात तो ऐसी है कुछ।
उनके समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें तो करें क्या। इसके में एक तरह से जो विपक्ष था उसने नैरेटिव बदलने में पूरा का पूरा कामयाब रहा, अगर आप मेरे से पूछें तो। कम से कम कुछ समय के लिए ही, और साथ ही ये भी सुनिश्चित किया कि उनकी अंदरूनी फूट सामने ना आए। दो चीजें मैंने आपको पहले भी बोली, अंदरूनी फूट क्योंकि डीएमके कुछ बोल रहा था मैं इंडिया ब्लॉक के साथ नहीं हूं, ऐसा ही कुछ एनसीपी शरद पवार से कुछ सिग्नल आ रहे थे कि वो बात कर रहे हैं एनडीए में, पर ये एकजुट रहे, ये बहुत बड़ी बात थी, एकजुट रहे और बीजेपी को परेशान करा। आप देखिए विपक्ष के लिए हमले की अगुवाई अभी तक कौन करता आया था सदन के अंदर, वो दो नाम थे। मैंने आपको पहले भी बोला, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, अब के दोनों गायब थे। तो कौन करता, कौन विपक्ष के आगे एग्रेसिवली या जोर से बोलता? दोनों आपके मेन खिलाड़ी बाहर थे, अपने चैंबर्स में बैठे हुए थे। ये मैं मानूंगा कि अब के बीजेपी बैकफुट पे थी, ये मानना पड़ेगा। क्या अमित शाह डर गए थे? ज्यादातर लोगों में यह चीज पहुंची है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी अब के शायद घबरा गए थे, डर गए थे स्टेटमेंट देने से पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा में। एक विपक्षी नेता ने कहा बातों बातों में, जिनसे हमारी बात हो रही थी, ये एक दुर्लभ चूक थी, मैं भी मानूंगा बीजेपी की एक दुर्लभ चूक थी। ताकतवर शाह, जो अपने को लोह पुरुष मानते हैं, का संसद से दूर रहना एक दुर्लभ चूक थी। इससे ये नैरेटिव बनाने में मदद मिली कि वे सरकार या वो शाह साहब, सरकार या शाह साहब डरे हुए हैं। तो मेरे को लगता है जो सीजेपी ने प्रोटेस्ट करा, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उससे सरकार जो है वो एकदम से बैकफुट पे आ गई, बोलने के लिए कुछ बचा नहीं, बड़े बिल पास हुए नहीं। मेरा मानना यह है पूरा मॉनसून सेशन जो है वो अब के विपक्ष ने नैरेटिव सेट करा, ना कि बीजेपी ने। अभी तक ये होता आया था कि सरकार नैरेटिव सेट करती थी और बीजेपी उसको फॉलो करती थी, पर अब के खास तौर से बीजेपी तो दूर हो गई, ऑपोजिशन ने, विपक्ष ने नैरेटिव सेट करा और बीजेपी को उसको फॉलो करना पड़ा, और नतीजा बड़े बड़े बिल जो थे उनका अता पता ही नहीं लगा। एफसीआरए आप जानते हैं जेपीसी में चले गया, जहां पे उसका रिव्यू होगा। बाकी जो बिल थे वो तो पेश करने का टाइम ही नहीं मिला। बड़े वाले डीलिमिटेशन, विमेन्स रिजर्वेशन बिल, आप कुछ भी बोलिए, परिसीमन बिल, कुछ भी बोलिए। एक मेन कारण तो मैं आपको बताना ही भूल गया, जिसकी वजह से बीजेपी या एनडीए सरकार पूरे बैकफुट पे आ गई, और वो था सीजेपी के अलावा बड़ा मुद्दा चंदा चोरी का अयोध्या में। ये लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला था और विपक्ष ने इसको पकड़ लिया, और पार्लियामेंट के परिसर के, मैं बोलूंगा मैं, वहां पे उन्होंने कई बार प्रदर्शन भी किया। डिंपल यादव भी बोली, समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव की वाइफ, वो भी बोली, और प्रियंका गांधी भी बोली और अपनी नाराजगी भी जताई। इसका जवाब आज तक ना तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से पूरा आ रहा है, और ना ही हमारे लौह पुरुष अमित शाह जी, जो कि होम मिनिस्टर हैं, या नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, की तरफ से कोई जवाब आ रहा है। मैं अभी देख रहा था कि प्रियंका गांधी क्या बोली इसके ऊपर। प्रियंका गांधी ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण हुआ था, देश भर से करोड़ों लोगों ने श्रद्धा और विश्वास के साथ दान दिया था। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ बड़े उद्योगपति नहीं थे, गरीब लोगों और महिलाओं ने अपनी बचत से मंदिर निर्माण के लिए योगदान दिया था। ऐसे में
यदि दान राशि में गड़बड़ी हुई है तो ये बेहद गंभीर मामला है। तो मैंने आपको बोला सरकार, एनडीए सरकार कंप्लीटली बैकफुट पे थी आपके मॉनसून सत्र में, इसमें कतई कोई शक नहीं है। इनके पास कोई जवाब नहीं था एनडीए सरकार के पास दोनों बातों का बोलूंगा। क्या एग्जामिनेशन सिस्टम या शिक्षा पे कोई सुधार की बात करी गई? पेपर लीक के अलावा कोई बात करी गई इनके द्वारा? बिल पास करा लिया पेपर लीक पे, पर क्या शिक्षा के सुधार पे बात करी गई? क्या चंदा चोरी पे कोई बात हुई? दोनों मामलों में मैं बोलूंगा ये सरकार बैकफुट पे थी। और पहली बार मैंने देखा, या हम सब ने देखा, आप लोगों ने भी देखा कि सरकार, एनडीए सरकार, मोदी सरकार पूरे बैकफुट पे थी। उनके पास जवाब नहीं थे इन बातों के। मिलता हूं जल्द अपने नई वीडियो के साथ। तब तक यूं ही देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए 4 PM न्यूज नेटवर्क को। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए।